नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। दोपहर के 1 बजते ही हम आ जाते हैं आपके पास आपसे जुड़ने, बातचीत करने और बताने के लिए कि अगर शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी असमंजस या कोई भी दुविधा आपके मन में है तो हमसे जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। और सबसे पहले जरा बाजार की स्थिति का जायज़ा लेते हैं। तो बाजार फिलहाल आज एक दायरे में कामकाज कर रहा है, लेकिन हाँ, इंट्राडे में हमने देखा कि एक बार कोशिश की थी कि 18,400 का स्तर भी छू लिया जाए। 18,390 ये आज का इंट्राडे हाई है। हाँ, 357 पे निफ्टी खुला, 390 के आसपास गया। अभी एक सीमित दायरे में कामकाज करता हुआ 1 अंक की बढ़त अभी भी 18,316 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आगे की दिशा क्या होगी और साथ ही साथ बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर नतीजे आ रहे हैं, वहाँ पर क्या करना चाहिए। गुजरात गैस में हमने दिखाया एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। डॉक्टर रेड्डीज क्यों टूटा हुआ है। MSCI इंडेक्स में आज बदलाव होने वाला है। इन तमाम विषयों पर अगले 1 घंटे तक विस्तार से हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और अब आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ मानस जायसवाल जी जुड़ चुके हैं। तकनीकी रूप से बाजार को देखते हैं, समझते हैं बहुत लंबे समय से, manasjaiswal.com से। मानस जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और बहुत तमाम अनुरोध और अनुनय विनय के बाद आप लंबे समय बाद इस कार्यक्रम में शामिल हुए, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने पर तमाम दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलता है। जो आपके ज्ञान है और ख़ासतौर से जो एनालिसिस आप करते हैं वो तमाम दर्शकों को बहुत पसंद आता है। बहुत दिन से हमारे दर्शक चाह रहे थे कि आप कार्यक्रम में आए, तो आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच जी। पहला प्रश्न सर यही जानेंगे कि आप, चूंकि बाजार का जो दायरा था, जो एक लंबे समय से कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल रहा था, वो निफ्टी ने तोड़ा है। और अब क्या आप मान के चल रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर लोग मान रहे थे कि अभी हालांकि कर्नाटक का इलेक्शन बाकी है, उसके रिजल्ट क्या रहेंगे, और दूसरा इन्फ्लेशन को लेकर के US से डेटा क्या आता है। तो डेटा एक तरीके से जो उम्मीद थी उसके इर्द गिर्द ही रहा, तो वहाँ से कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं मिला है। तो ये मान के चलें कि ये रैली अब जो है 18,800 या फिर नए हाई तक जाती हुई दिखाई देगी, या आपको अभी भी लगता है कि बाजार काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है, थोड़ा कॉशियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार विपुल जी। तो देखिए, कॉशियस तो हमेशा रहना है मार्केट पे, चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो या साइडवेज हो, तो कॉशियस तो हमेशा रहना है। तो इस मार्केट में भी कॉशियस रहने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत कम समय में 17,400 से लेकर 18,300 तक की रैली देखने को मिली है। तो कॉशियस बिल्कुल रही है। लेकिन अगर हम अंडरटोन की बात करें, मार्केट की ट्रेंड की बात करें, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। बहुत क्लियर हाई टॉप्स हाई बॉटम चार्ट बन रहे हैं। कुछ हफ्तों पहले हमने एक डेली चार्ट पे एक इनवर्स रेजिस्टेंस पैटर्न का ब्रेकआउट निफ्टी पे देखा। जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, और हर गिरावट पे अगर आप देखेंगे तो लो लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि क्योंकि निफ्टी ने 18,200-250 का एक हर्डल था, एक रेंज थी जहां पर रेजिस्टेंस था, जहां पर मल्टीपल रेजिस्टेंस थे एक्चुअली, तो उसको ब्रीच किया है। तो मेरा बिल्कुल मानना यह है कि शायद जो पिछले हाईज, ऑल टाइम हाईज थे 18,800 के, वो जल्द निफ्टी टेस्ट कर सकता है। तो कभी भी कोई गिरावट मिले तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं होना चाहिए, जो कि इस टाइम पे 18,000 है। तो जब तक 18,000 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा निफ्टी, गिरावट पे खरीदारी करने की ही राय रहेगी। ऊपर की तरफ टारगेट 18,800 के ही रहेगा। 18,800 के टारगेट रहेंगे। सर, हमारे पास बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जिनका नज़रिया काफ़ी लंबी अवधि का होता है, और लोग तब बहुत लंबे समय से एक ही सवाल कर रहे हैं कि सर, अगर हमको खरीदना हो 1-2 साल 5 साल के नज़रिए के लिहाज से, क्या अभी खरीदना चाहिए, अभी खरीदना चाहिए? तो क्या ये समय ऐसा है कि अभी खरीदना चाहिए 1 लाख रुपए अगर लगाने हो, या फिर आपको लगता है कि अब जो समय है वो गिरावट पे खरीदारी करने का है, ना कि चढ़ते बाजार में खरीदारी करने का है? ट्रेडिंग नहीं, अगर निवेश की बात करें तो अगर हम 1 साल के निवेश की बात करें तो एक चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है कि यहाँ से रिस्क कितना है, वो हमें पता होना जरूरी है। मेरा समझना है कि शायद जो रिसेंट लो 16,900 के आसपास के बने, निफ्टी उसको ब्रीच नहीं करेगा। अगर हम 1 से 1.5 साल की बात करें, 12 से 15 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चले तो बिल्कुल। क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट पे जाएंगे तो पिछले मंथ ही निफ्टी ने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, और वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न करीब 3 मंथ के करेक्शन के बाद देखने को मिला है। ट्रेंड वहां भी बुलिश है, वहां पर भी हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे हैं, बेस बनाया है इंडेक्स ने। तो मेरा समझना है कि अगर आपके पास 12 से 15 मंथ का समय है तो आपको टारगेट भी बड़े सेट करने हैं। 21,500 तक के टारगेट आप सेट कर सकते हैं, और कभी भी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए 16,900 के स्टॉप लॉस के साथ। 16,900 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। चलिए, अब तमाम सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपना प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी, और व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। लेकिन इस बीच पहला जो प्रश्न हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे, वो हमारे पास ईगल आई के नाम से इन्होंने अपनी यूट्यूब ID शायद बना रखी है। उनका कहना है कि LNT में क्या गिरावट में खरीदारी
कर सकते हैं। एल&टी के नतीजे सर हमने देखे और उम्मीद से थोड़ा सा उन्होंने निराश किया है। हालांकि 10% का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। 3,987 करोड़ रुपए का कंपनी का मुनाफा रहा है, लेकिन जो उम्मीदें थीं वो मिस हुई हैं। उसके चलते आज हम देख रहे हैं एल&टी के शेयर पे दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये दबाव क्या एक अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है, या फिर आपको लगता है कि नहीं अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में और भी कंपनियां हैं वहां पर अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए? देखिए, अगर विपुल जी नजरिया बड़ा है, अगर आपके पास 8 से 10 मंथ का समय है तो इस गिरावट पे खरीदारी तो बिल्कुल करनी है। क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे तो 2040 के आसपास एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट, और मेरा समझना है कि शायद 2040 के नीचे एल&टी नहीं जाएगा। ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें तो 2600 2650 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल मैच करता है। 200 रुपए के करीब रिस्क है, ऊपर की तरफ 400 रुपए का रिवॉर्ड है। तो उस लिहाज से अगर इन्वेस्टमेंट का नजरिया है तो इस गिरावट पे खरीदारी करनी है। बट फिर भी मेरा समझना है कि थोड़ा वेट करना बेहतर है, एक कंफर्मेशन मिल जाए बॉटम फॉर्मेशन का, तब खरीदारी करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्योंकि जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, जिस तरह स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, ऐसा हो सकता है कि 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 2175 के आसपास है, उस स्टॉक उसको भी टच करने की कोशिश करे। तो थोड़ी क्वांटिटी में आप इस गिरावट पे खरीदारी करिए, और फिर जो बाकी क्वांटिटी है वो 2150 से लेकर 2175 की रेंज में लीजिए, और फिर आप 2040 के स्टॉप लॉस से आप अपनी पोजीशन में बने रहिए। मेरा समझना है कि शायद 6 से 8 महीने का अगर समय होगा तो आपको 26 से 2650 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। जी, तो उम्मीद करते हैं ईगल जी आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा, और अगली बार से आप यूट्यूब आईडी जिस नाम से भी बनाइए, लेकिन जो प्रश्न है अपने नाम से पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन इस बीच जो है योगी पुंडीर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। पुंडीर जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। नमस्कार पुंडीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर अलीगढ़ से बोल रहे हैं सर। बिल्कुल सर, नमस्कार। नमस्कार पुंडीर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? अलीगढ़ से सर, अलीगढ़ से। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए क्या करते हैं आप? जी सर मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ सर। चलिए सर, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। और जीवन में निश्चिंतता रहे, सुकून रहे, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा एक तो हिंडाल्को आज बॉय कर सकते हैं क्या, और एक वो क्या नाम है उसका, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, तो हिंडाल्को क्यों खरीदना चाह रहे हैं आज, क्योंकि टूटा हुआ इसलिए? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, और क्या किस ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाह रहे हैं आज, या फिर थोड़ा लंबा समय का नजरिया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर उसमें 50-100 रुपये बनेंगे तो निकाल भी देंगे। अच्छा 50-100 रुपये, चलिए थोड़ा सा उम्मीदें आपकी थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह दे रहे हैं मानस जी। मानस जी 421 पे चल रहा है, 500 के आसपास हम देख रहे हैं कि रुकावट देखने को मिल रही है। एक आ रहे 100 रुपये मिल जाएंगे, 50-100 रुपये तो निकाल देंगे। इस तरह की रैली की संभावना आज की जो 3-3.5% की गिरावट है उसमें क्या संभावना है इनके लिए? दूसरा इनका सवाल इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को भी है कि क्या वहाँ पर भी क्या खरीदारी की जा सकती है क्या? तो देखिए, जब आप मेटल क्षेत्र में ट्रेड करते हैं तो वो डेफिनेटली काफी रिस्की रहता है, क्योंकि उसको प्रिडिक्ट करना टेक्निकली भी काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो आई थिंक हिंडाल्को से बेहतर मेटल स्टॉक्स हैं मार्केट में, जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर और या तो JSW स्टील। ये दोनों स्टॉक चार्ट पे ज्यादा बेहतर लगते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरा समझना है कि हिंडाल्को में करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि इस गिरावट में 200 डे, 20 डे, 100 डे और 50 डे, ये 4 मूविंग एवरेज एक ही दिन में ब्रीच हो गए हैं, उसके नीचे फिसल गया है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ये अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस गिरावट पे आपको खरीदारी नहीं करनी है हिंडाल्को में। लेकिन अगर आपको JSW स्टील या जिंदल स्टील में गिरावट देखने को मिले तो वहां थोड़े लंबे नजरिए से खरीदारी किया जाए। तो सर हिंडाल्को से बेहतर विकल्प मौजूद हैं, जो नाम आपको बताए गए हैं उन पर आप गौर फरमा सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा मुफीद रहेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो वहाँ पर आप कोशिश कीजिए। वैसे भी मेटल सेक्टर के लिए अभी भी बहुत अच्छा आउटलुक तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इन सब के बीच में तमाम सारे दर्शक जो सवाल पूछ रहे हैं उन सबको तो उनको पता ही होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो भी उनको भी हम बता देंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, मानस जी से अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं तो 9311121874 ये है हमारा दूरभाष क्रमांक नंबर। व्हाट्सअप के जरिए आप इससे जुड़ सकते हैं। आपको सिर्फ एक व्हाट्सअप करना है, कौन से शेयर ले रखे हैं आपने, किस भाव पर ले रखे हैं, कितनी क्वांटिटी ले रखी है, कितने समय तक आप होल्ड कर सकते हैं। नज़रिया लंबी अवधि के निवेश का है, ट्रेडिंग का है, ये बताना अवश्य हमको ज़रूरी है, ताकि जो हमारे एक्सपर्ट हैं मानस जी वो देख सकें कि तकनीकी चार्ट पर लंबी अवधि में क्या नज़रिया निकल कर आ रहा है, छोटी अवधि में क्या स्थिति बन करके आ रही है। इन तमाम जानकारी के साथ अगर अपना प्रश्न आप पूछेंगे तो उतने ही विस्तृत तरीके से हम आपको प्रश्न का उत्तर देंगे।
जरा आप गगन जी को शामिल कर लेते हैं, उन्होंने प्रश्न भेजा हमें, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो जरा उनका प्रश्न स्क्रीन पर ले आइए, उनके प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में अवश्य जो है वो शामिल कर लेते हैं। और गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इन लोगों का सवाल है और साथ ही साथ पराग मिल्क के शेयर। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के सर इन्होंने शेयर ले रखे हैं और ये हैं 490 रुपये के भाव पर और 111 का भाव इनका है। अब इन्होंने ये हमको नहीं बताया कि कितने समय तक ये होल्ड कर सकते, 6 महीने का, अच्छा इन्होंने बताया वो 6 महीने का नज़रिया इनका है यहाँ पर। अभी हम देखें तो 470 के आसपास गोदरेज इंडस्ट्रीज़ का शेयर चल रहा है। एक बार जरा फिर से दिखाइएगा क्या इन्होंने किस भाव पे लिए थे, और अभी 470 के आसपास चल रहा है शेयर। क्या सलाह देंगे सर? बहुत ही ज़्यादा वॉल्टिलिटी यहाँ पर देखने को मिली, हालांकि बहुत ज़्यादा नुकसान में नहीं है, ये 20 रुपये का ही नुकसान है। तो जिस तरह का उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिन लेवल्स पर इन्होंने लिए हैं उसके आसपास ही एक रुकावट भी है, तो अभी बने रहना चाहिए या एक बार अभी 10-20 रुपये का नुकसान है निकल जाना चाहिए? देखिए, ये जो करेक्शन था, जो गिरावट हमने देखी गोदरेज इंडस्ट्रीज में, वो 660 से स्टार्ट हुई थी। वहां से हम लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देख रहे थे। लेकिन पिछले करीब अगर हम 2-3 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 400 रुपए के आसपास बेस बनाया है। डेली चार्ट पे तो कंफर्मेशन आ गया रिवर्सल का, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। हालांकि वीकली चार्ट पे भी मेरा समझना है कि एक हर्डल जरूर 490 के आसपास है, लेकिन जो 200 वीक मूविंग एवरेज है उसको स्टॉक ने ब्रीच किया है। तो ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। मेरा समझना है कि 435 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। सबसे पहले तो आपको 520 से 530 की रेंज अपने टारगेट सेट करने चाहिए, उस रेंज में। लेकिन अगर उसके ऊपर निकला, 540 के ऊपर निकला, तब तो आपको 600-620 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो काफी स्ट्रांग लगता है। इसलिए 435 के स्टॉप लॉस से आप गोदरेज इंडस्ट्रीज में बने रह सकते हैं। पराग मिल्क की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो एक मिनट मैं चार्ट निकाल लूं इसके। जी, अभी 97 रुपये में चल रहा है, अच्छी खासी तेजी है सर, करीब 3.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। इन लेवल्स पे क्या कुछ सलाह रहेगी? लोअर लेवल से हमने देखा पिछले कुछ दिन से 2-4 दिनों में एक अच्छी रिकवरी भी आती हुई दिखाई दी है। माफ करिएगा, मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूं, तो चलिए कोई बात नहीं सर, हम इसको आगे अगर कभी डिस्कस करना होगा तो अगर आपको कभी मिलते हैं तो हम इस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन इस बीच अभी करीब 4.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। बिल्कुल जी, मिल गया मेरे को, चार्ट्स मिल गया, तो इस पे ही बात कर लेते हैं पहले। जी जी। तो देखिए, जो पराग मिल्क के चार्ट्स हैं, वहां पर आज ही हमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, और वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला है, जो कि काफी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। मेरा समझना है कि जहां पर 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज दोनों आते हैं, वो जो स्तर है वो 87 रुपीज के आसपास है, तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इस फ्लैग पैटर्न का जो टारगेट होगा वो करीब 115 से लेकर 120 की रेंज में रहेगा, तो वो आपको अपने टारगेट सेट करने हैं। ये जो मैंने आपको व्यू बताया है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म की जहां तक बात है, उसके लिए स्टॉक को 130-135 की रेंज को ब्रेक करना है, क्योंकि वहीं पर 200 वीक मूविंग एवरेज आता है। एक बार उसके ऊपर निकल जाएगा तब तो आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी, बट अभी के लिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसलिए 87 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बने रहिए। जी, तो उम्मीद है आपको आपके दोनों प्रश्नों पर उत्तर मिल गया होगा। आप जरा आगरा चलते हैं, राम शंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। राम जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार राम जी, राम राम, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार सर। कैसे हैं सर, क्या करते हैं आगरा में आप? बहुत बढ़िया है सर। सर मैं ग्रोसरी स्टोर चलाता हूँ सर। मैं क्या करते हैं? ग्रोसरी स्टोर सर, ग्रोसरी स्टोर, परचून की दुकान। अच्छा, अरे वो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत ग्रोसरी स्टोर है आपका, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है सर। चलाते हैं सर। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। मैंने कुछ दिन पहले सर ये शेयर लिए थे, और मैं लॉन्ग टर्म के लिए लिए थे, तो मैं कौन सा शेयर सर? क्या मैं ऐसा बना रहा हूँ उसमें से या निकल जाऊँ? कौन सा शेयर लिया हुआ आपने? अभी मेरे खरीद से थोड़े से ऊपर है। कौन सा शेयर? शेयर का नाम बताएंगे? यस बैंक और साउथ इंडियन बैंक। यस बैंक और साउथ इंडियन बैंक, अच्छा। यस बैंक किस रेट पे लिए हुए सर आपने? सर मेरे जो लिए हैं वो 16 रुपए पे लिए हैं। यस बैंक और ये भी 16 रुपए पे लिए हैं। अच्छा, दोनों ही 16 रुपए पे लिए हुए हैं आपने? जी सर। अच्छा। और नजरिया क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं सर वेट कर सकता हूँ 10 साल 15 साल 20 साल। 10 साल 15 खैर सर, 10 साल 15 साल अगर इतना ही लंबा नजरिया हो तो थोड़ा सा ऐसी कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी जगहों पे पैसे लगाए जाएं। अगर इसमें कुछ फायदा हो तो ठीक, नहीं तो किसी और शेयर बिल्कुल।
बिल्कुल। अभी तो लेकिन जब इतना सर सर ठीक है सर, आपका प्रश्न पूछते हैं मानस जी से, लेकिन जब इतना लंबा नज़रिया हो तो जैसे यस बैंक को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न रहता है। जब इतना लंबा नज़रिया हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जहाँ पर फंडामेंटल क्लियर हो, जहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद ना हो, ताकि आपका निवेश जो है वो सुरक्षित रहे, आगे लगातार बढ़ता रहे। पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह रहेगी। यस बैंक इन्होंने 16 रुपये पे ले रखे हैं, 16 रुपये के आसपास ही चल रहा है सर, और काफ़ी लंबा नज़रिया है, 10-15 साल भी होल्ड कर सकते हैं। एक बैंक इन्होंने साउथ इंडियन बैंक ले रखा है। बैंकिंग शेयरों में हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले जो रिपोर्ट्स देखने को मिली एफआईज की तरफ से, अच्छी खासी खरीदारी पूरे बीएफएसआई सेगमेंट में बैंकों में देखने को मिली। इसका रुझान मिड कैप बैंकिंग में भी हमने देखा, बाकी बैंकों में भी देखा। लेकिन क्या यस बैंक वो कैंडिडेट है जो 10 साल 15 साल रखना चाहिए? और दूसरा इनका प्रश्न साउथ इंडियन बैंक पे है, जो कि भी इन्होंने 16 रुपये पर ले रखे हैं। तो देखिए, पहले यस बैंक की बात कर लें। एक बहुत लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जहां पर बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा हो। अंडर परफॉर्मेंस का मतलब ये है कि निफ्टी अगर एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है और दूसरी तरफ कोई स्टॉक जो काफी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है या जो परफॉर्मेंस है वो खराब है, तो वो अंडर परफॉर्मेंस होता है। तो अगर कोई ऐसा बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा हो तो वहां पर आपको निवेश नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसके स्टॉक के फंडामेंटल्स, उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप यस बैंक की बात करें तो 2018 से अगर आप देखेंगे तो 2018 पे निफ्टी का लेवल और आज का निफ्टी का लेवल, और 2018 पे यस बैंक का लेवल और आज का लेवल, इसको देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये स्टॉक निवेश करने जैसा नहीं है। तो क्योंकि एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है और चार्ट्स पे अभी भी कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं, मेरा यही समझना है, यही कहना है कि यस बैंक में कभी भी आपको कोई बाउंस बैक मिले, लॉस छोटा हो या छोटा मोटा प्रॉफिट हो, तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और ऐसे बैंक में निवेश करिए जो मार्केट के साथ चल रहे हैं। आज हम मार्केट के साथ की बात कर ले तो जो पीएसयू बैंक जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या प्राइवेट बैंकिंग में अगर आप चले जाएं तो एक्सिस बैंक है या तो एचडीएफसी बैंक है, ये जो स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं, इनको देख के लगता है कि ये मार्केट परफॉर्मर्स हो सकते हैं, वहां पे आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकता है। तो यस बैंक से निकल के अगर बैंकिंग स्टॉक में निवेश करना है तो पीएसयू बैंक और कुछ प्राइवेट बैंकिंग के नेम पे ध्यान रखिए। तो यस बैंक से तो निकलने की कोशिश करिए। साउथ इंडियन बैंक में देखिए अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर भी है, लेकिन अगर हम एक छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है, क्योंकि 7 रुपए से लेकर 22 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आई थिंक साउथ इंडियन बैंक में आप बने रह सकते हैं, 13 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर ये 17 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकलेगा तो 24 से 26 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें। ऊपर अगर आपको 24-26 रुपए की रेंज मिले तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। 24 से 26 की रेंज अगर साउथ इंडियन बैंक में मिले तो वहाँ से प्रॉफिट बुक कर लें, यस बैंक में से निकल जाएं और जो तमाम विकल्प आपको बताए गए हैं मानस जी की तरफ से, उस तरफ आप ध्यान देंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऋषि श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि क्या मानस जी से पूछिए कि इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस के शेयर मैंने 2500 ले रखे हैं, 2600 शेयर ले रखे हैं 10 रुपये 40 पैसे के भाव पर, और क्या मुझे मई सीरीज़ में ये भाव दोबारा मिल सकते हैं? सर आपने, मुझे लगता है कुछ दिन पहले भी इस तरह के कुछ शेयर आपने आइडेंटिफाई किए थे। इतने सारे शेयर हैं और आप चुन चुन के शेयर लेते हैं। शायद बहुत लोग, शायद मानस जी ये मानते हैं कि अगर शेयर सस्ता है तो उनको रिटर्न जो है, उनको प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा मिलेगा। ये स्ट्रेटजी का कितनी सही आप मानते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सस्ता है इसलिए खरीदते हैं। अब इन्होंने इंडिया बुल्स एंटरप्राइजेस पे इन्होंने खरीदारी की है, अब 8 रुपये 32 पैसे पे चल रहा है, 2.25% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इनके भाव जो है वो करीब 10-10.25 का है। 20 रुपये से जो गिरा शेयर 20-21 रुपये से, तो अभी तक संभाल नहीं पाया है। आप क्या सलाह देंगे? देखिए, इसका आंसर भी वही है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यस बैंक के बारे में बोला। जहां पर इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही हो, वहां पर जाकर आपको निवेश नहीं करना है। पहले आप फंडामेंटल्स चेक कर लें, कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर होंगी, तभी इतना बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में कहीं पर भी अगर आप स्टॉक के चार्ट देखेंगे तो वहां पर कहीं पर भी बेस बिल्डिंग नहीं हुई है। तो आई थिंक मेरी राय यही रहेगी कि कभी उछाल मिले तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें, और बेहतर स्टॉक जहां पर आपको टेक्निकली और फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हो वहां पर निवेश करना बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। इस बीच सर संदीप उपाध्याय जी कह रहे हैं मानस सर को मनी 9 पर देखकर बहुत अच्छा लगा, वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट। तो आपके तमाम प्रशंसक जो है वो तमाम यूट्यूब पे टिप्पणियां जो है आपके लिए अच्छी कर रहे हैं।
तो ये दिखाता है कि कितनी फ़ैन फॉलोइंग है सर आपकी। लेकिन इस बीच जो है बहुत सारे शेयर ऐसे हैं जो कि आज खबरों में हैं, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो कुछ एक शेयरों को और डिस्कस करें उससे पहले जरा बजिंग स्टॉक्स पे नज़र डाल लेते हैं और एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे अदानी समूह को लेकर के। अदानी समूह को लेकर के खबरें जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब जो है अदानी ग्रुप पे खबर ये आई कि अदानी एंटरप्राइजेज जो है वो 13 मई को रकम जुटाने को लेकर के दे सकता है, बोर्ड जो है इसकी मंजूरी दे सकता है। और ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए है क्योंकि कंपनी को अपना एफपीओ वापस लेना पड़ा था। प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल इशू के जरिए या और भी कई सारे विकल्प मौजूद हैं, उसका तमाम विकल्पों पे विचार हो रहा है और 13 मई को इस पर फैसला देखने को मिल सकता है। और इस खबर के बाद हमने देखा कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है पूरे अदानी समूह में। जरा एक एक करके अदानी समूह की कंपनियों को लाया जाए स्क्रीन पर और उसके बाद से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर हम देखें अदानी एंटरप्राइजेज में खासतौर से सबसे अच्छा मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आज इंट्राडे में देखने को मिल रही है और 1985 का लेवल देखने को मिल रहा है। आज इंट्राडे में हमने देखा कि 2000 के आसपास तक का लेवल भी 2013 का इसने इंट्राडे हाई लगाया है। अदानी पोर्ट एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अब 700 के ऊपर काफ़ी लंबे समय बाद सर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल अदानी समूह पे इस समय आपकी राय क्या है? आज हम 2.5-3% की तेज़ी अदानी पोर्ट में देख रहे हैं, 5% अदानी एंटरप्राइजेज। यहाँ पर क्या कुछ करना चाहिए? ये जो रिकवरी है या जो 700 के ऊपर अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेज 2000 के ऊपर, ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है, होल्ड करने का टाइम है? अभी क्या इन लेवल्स पे कुछ रिकवरी तेज होगी, खरीदारी कर सकते हैं? क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा रहती हैं यहाँ पे। बिल्कुल। तो देखिए दोनों स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले अदानी एंटरप्राइजेस, जहां पर हम काफी समय से एक कंसोलिडेशन देख रहे थे और उस कंसोलिडेशन में लगातार 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज अदानी एंटरप्राइजेस ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, उसके ऊपर निकला है, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो मेरा समझना है कि जो कंसोलिडेशन हम करीब 8 से 9 हफ्ते से देख रहे थे वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है और अब शायद आपको 2200 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो ये एक पोजिशनल व्यू है अदानी एंटरप्राइजेस में। आई थिंक अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 1900 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 2200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। अदानी पोर्ट्स में मैं ज्यादा बुलिश हूं और अगर हम शॉर्ट टर्म चार्ट देखें तो यहाँ पर भी एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। हालांकि अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक में पोटेंशियल है 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 775 की तरफ जाने के लिए। तो एक ट्रेड पोजिशनल लेना चाहिए। 690 के स्टॉप लॉस से आप अदानी पोर्ट्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। कभी कोई डिप मिले तो भी खरीदारी करिए और पहले तो 740 और उसके बाद 770 की टारगेट सेट करिए। 740, 770 अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेज में 2200 तक के टारगेट। यहाँ पर आपको 1900 का स्टॉप लॉस अदानी एंटरप्राइजेज में लगाना है और यहाँ पर 690 के आसपास का टारगेट आपको अदानी पोर्ट में लगाना है। दोनों जगहों पे एक रिकवरी जो देखने को मिल रही है वो एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है मानस जी को। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं। इस बीच अगले शेयर पे चलते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं दबाव अच्छा खासा डॉक्टर रेड्डीज। जी हाँ, नतीजे आए और नतीजे अगर हम देखें, अगर खाली मुनाफे की बात करें तो शानदार मुनाफा बढ़ा है। 890% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में 7% तक की गिरावट देखने को मिली। गिरावट देखने को क्यों मिली? क्योंकि अमेरिका की से जो आय है कंपनी की उसमें 17% की गिरावट तिमाही दर तिमाही पर देखने को मिली है। इसलिए ये कंसर्न है कि आने वाली तिमाही में अमेरिकी कारोबार से बड़ा झटका लग सकता है। इस वजह से साथ ही साथ मार्जिन्स जो है वो स्टेबल दिखाई दिए हैं, तो मार्जिन्स में भी कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। ये भी एक बड़ा कंसर्न है। तो ये दो ट्रिगर ऐसे रहे जिसकी वजह से आज हमने देखा डॉक्टर रेड्डीज को में जो है अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है। सर, डॉक्टर रेड्डीज में जो दबाव देखने को मिल रहा है ये और एक्सटेंड हो सकता है क्या, या फिर ये गिरावट कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखा रही है? तो देखिए डिसअपॉइंट किया, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि अगर हम आज के पहले देख लें तो स्टॉक ने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। पिछले करीब 8 हफ्ते में हमने 4300 से 4900 तक के भाव देखे थे। जो लास्ट सेशन था, जो कल का सेशन था, वहां पर एक वार्निंग सिग्नल आया था जब स्टॉक 4950 के लेवल्स को टेस्ट करके गिरावट में 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने टेस्ट किया था, तो वो वार्निंग सिग्नल था। और अगर जब 4825 के नीचे फिसला तो वो तो क्लियर कट साइन आ गया था कि अब आपको यहाँ पर वीकनेस देखने को मिलेगी और उस तरह की वीकनेस हमें आज देखने को भी मिली। हो सकता है कि 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 4475 है वो टेस्ट हो जाए। पैटर्न नेगेटिव है, इसलिए इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि अगर 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 4475 है
उसको स्टॉक ने ब्रीच किया तो शायद आपको 4300 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो एक वीक स्ट्रक्चर में इतनी बड़ी गिरावट में जहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हो, इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच हो रहे हो, वहां पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अवॉइड कीजिए, अभी दूर रहिए डॉक्टर रेड्डी से। जिस तरीके का दबाव देखने को मिल रहा है और वॉल्यूम के साथ गिरावट देखने को मिल रही है, तो ये फिलहाल सलाह यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज को लेकर के आती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब भी कोई शेयर में बड़ी गिरावट होती है तो उनको लगता है कि खरीदारी का मौका है, तो हर जगह ऐसी अपॉर्चुनिटी ना तलाश करें। इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के पास, लेकिन उससे पहले जरा एक और बजिंग स्टॉक बाकी रह गया है, उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं, और वो है गुजरात गैस। गुजरात गैस, जी हाँ, शानदार नतीजे, उम्मीद से बेहतर नतीजे, शानदार। हालांकि देखने पे जो है कंपनी का मुनाफा में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन नतीजे जो एक्सपेक्टेड लाइन थी उससे काफ़ी बेहतर रहे हैं। और ख़ासतौर से कंपनी ने इस दौरान जो गैस बेची है वो काफ़ी शानदार रही है। करीब चौथी तिमाही में कंपनी ने 8.86 mm SCMD गैस बेची है, जबकि पिछले साल ये मात्रा सिर्फ 7.29 mm SCMD गैस बेची गई थी। तो ये जो हाल देखने को मिल रहा है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने FY23 के लिए 6.65 रुपये का डिविडेंड भी घोषित किया है। आज हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो गुजरात गैस के अंदर देखने को मिल रहा है। सर, आपकी राय जानना चाहेंगे गुजरात गैस को लेकर के, अभी इन लेवल्स पे क्या कुछ सलाह रहेगी? अभी भी 5% ऊपर है। बिल्कुल, देखिए MGL और IGL इन दोनों स्टॉक ने पिछले 2 मंथ में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले। लेकिन उसी क्षेत्र की कंपनी गुजरात गैस में हमें उस तरह के मूव देखने को नहीं मिले थे। लगातार दबाव देखने को मिल रहा था, स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। 470 पे एक हर्डल था जिसको स्टॉक ब्रीच नहीं कर पा रहा था, वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज 470 के लेवल्स ब्रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। 200 मूविंग एवरेज इंट्राडे सेशन में टेस्ट हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक स्टॉक निकला नहीं है। मेरा समझना है कि एक चांस लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए गुजरात गैस में। आपके स्टॉप लॉसेस 465 के रहेंगे, ये एक पोजिशनल ट्रेड होगा, इस उम्मीद में कि 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 525 की तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। तो 465 के स्टॉप लॉस से गुजरात गैस पे खरीदारी करनी चाहिए 525 के टारगेट के लिए। सर, चूंकि आपकी व्यस्तता रहती है और तमाम सारे जगहों पे आपको जाना रहता है, तो आज हालांकि हम प्रयास हमारा यही रहता है कि हम 2 बजे तक इस कार्यक्रम को रखते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम को अब समाप्त किया जाए। लेकिन जानने से पहले सर, कुछ एक ट्रेडिंग आइडियाज़ जो आप हमारे दर्शकों के लिए डिस्कस करना चाहेंगे। बिल्कुल, तो देखिए हम प्योर ट्रेडिंग आइडियाज की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ग्लेनमार्क पे ध्यान रखिएगा। ग्लेनमार्क हाई टॉप हायर बॉटम्स लगातार बना रहा है। आज हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट ग्लेनमार्क पे देखा है। 560 रुपए के स्टॉप लॉस से 620 के टारगेट के लिए आप ग्लेनमार्क में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मेरी नजर में आज है और काफी समय के बाद आया है, वो NTPC का है। अगर आप NTPC के चार्ट देखेंगे विपुल जी, तो 178 के आसपास स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज वो रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ है, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक छोटे से टारगेट के लिए 185 के टारगेट के लिए NTPC में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 175 रुपए 50 पैसे 175.50 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 185 और उसके ऊपर 187 तक के टारगेट आपको NTPC में भी देखने को मिल सकते हैं। तो NTPC ग्लेनमार्क पे नजर बना के चलिए। साक्षी जी, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि आपने कहा था कि कोई 2 स्टॉक्स बता दीजिए, तो मानस जी ने बता दिए हैं। इस बीच एक चलते चलते एक टिप्पणी ले लेते हैं। हाँ, विविध जी कह रहे हैं कि 3i इन्फोटेक पे मैंने 95 में लिया था। तो सर, अगर इन्होंने 95 पे लिया था, जो भी आप बात कर रहे थे 3i इन्फो को लेकर के, इन्होंने अपना रेट बताया है, तो अब तो काफ़ी नुकसान में है। तो मतलब ऑलरेडी उनकी 1/3 भी रकम बची नहीं है, 30-32 पे चल रहा था। तो अभी इनको बने रहें या फिर इनके पास ऑप्शन बचा ही नहीं है बने रहने के अलावा? नहीं, अब तो ऑप्शन नहीं बचा है। और अगर मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको IT स्पेस में ही बने रहना है तो इस स्टॉक से निकल जाए। और 2 स्टॉक ध्यान रखिए, एक तो LTIM की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आपको एक बढ़िया रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, और दूसरा स्टॉक TCS का है। देखिए, TCS ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, और मेरा समझना है कि लार्ज कैप स्पेस में अगर आपको IT में कहीं निवेश करना है तो वो स्टॉक TCS ही होगा। तो 3i इन्फोटेक से निकल के LTIM में खरीदारी करिए, और या तो TCS में खरीदारी करिए, वहां निवेश करके चलिए। आई थिंक वहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। वहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। मानस जी, आपके साथ विशेष लगाव रहता है, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे दर्शकों को अपना महत्वपूर्ण समय देते रहेंगे। और मानस जी के बारे में दर्शकों को बता दें कि वो लखनऊ में रहते हैं, और मेरा अध्ययन और मेरी ससुराल दोनों ही लखनऊ में है, तो इस वजह से भी विशेष लगाव जो है मानस जी के साथ रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।
तो फिलहाल इस कार्यक्रम को हम समेटें उससे पहले आपको बता दें कि जिन दर्शकों के प्रश्न हम समय की कमी के कारण आज शामिल नहीं कर पाए हैं, कल 1 से 2 के बीच में अवश्य शामिल किए जाएंगे। आप अपने प्रश्न हमें 9311211874 पर भेजते रहिए और आपके प्रश्नों को इकट्ठा करके हम रखते हैं। कल 1 से 2 के बीच में अवश्य उन पर चर्चा होगी। कल डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ होंगे आपके प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए। लेकिन अब आपको ये भी पता होगा कि हेलो मनी 9 मेरा सवाल है दिन में 2 बार आता है। तो शाम को 4 बजे हम पर्सनल फाइनेंस के मुद्दे पर बातचीत करते हैं और उसमें आपके साथी होती हैं प्रियंका संभव जी। प्रियंका संभव जी कल आज आपको बताएंगे शाम को 4 बजे कि आखिर में महंगे घरों की मांग क्यों इस तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो आज शाम 4 बजे अभिनव जोशी जी हमारे साथ होंगे, हेड ऑफ रिसर्च CBRE इंडिया के, और वो आपके तमाम प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मसलों को सुलझाएंगे। तो अगर उस प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सवाल है तो भी आप उसी नंबर पर 9311211874 पर अपना प्रश्न भेज करके सवाल पूछ सकते हैं। और दिन भर की तमाम जो छोटी बड़ी खबरें कॉर्पोरेट से जुड़ी होती हैं, आपकी जेब से जुड़ी होती हैं, उन सब के लिए दिन भर के समय के बाद जब आप रात में 10 बजे सोने के लिए जाएं तो सोने से पहले देखिए हमारा खास कार्यक्रम मनी टाइम। रात को 10 बजे आपकी जेब से जुड़ी तमाम खबरें वहां आपको मिल जाएंगी। तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और अपनी जेब का पूरी तरीके से ध्यान रखें। तो इस कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ बने रहिए और कल फिर मिलते हैं दोपहर 1 बजे। शेयर बाजार क्या यहाँ से नई ऊंचाइयाँ छुएगा, क्या नई छलांग लगेगी, और कौन से शेयर ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बने रहिए मनी 9 के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।